हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड प्रॉफ के सब्जेक्ट काय चिकित्सा में पांडु रोग की। पांडु रोग किसके अंतर्गत आता है? रस श्रोतोदुष्टि के अंतर्गत आता है। तो रस व श्रोतोदुष्टि में हम सबसे पहले पांडु रोग की बात करेंगे, उसके बाद हृदय, आमवात, मध्यमत आते हैं। ये सारे ही हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम पांडु रोग को कवर करेंगे। अभी जो हम शुरू में पढ़ेंगे ये निरुक्ति, पर्याय, भेद, संप्राप्ति ये सब फर्स्ट ईयर का है, तो इसे मैं एकदम पढ़ाऊंगी क्योंकि इसमें टाइम देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है रोग निदान में। मैं बताऊंगी वो जो इम्पोर्टेंट है। निरुक्ति, परिभाषा, परिचय सब देख लेंगे कि नेत्र का, त्वचा का और नेत्र, त्वचा, नख, मूत्र आदि का केत की वर्ण की धूली या पीली सफेद वर्ण के जैसा हो जाता है तो उसे पांडु रोग कहते हैं। आधुनिक में इसे एनीमिया से रिलेट किया जाता है। मुख्य विशेषता ये है कि पित्त प्रधान व्याधि मानी जाती है। पांडु रोग का निदान इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद कर लेना कि कटु, अम्ल, लवण रस का अति सेवन करने से, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही अंश से, विरुद्ध आहार और असात्म्य भोजन से, मृत्यु का भक्षण यानी मिट्टी के सेवन से पांडु हो जाता है। विहारज निदान व्यायाम करने से, ठीक है, यानी अधिक व्यायाम करने से, अधिक मैथुन करने से। प्रत्यत वेगा नाम च संधारणम, मल मूत्र पान वायु आदि का प्रकृत वेगों को बलपूर्वक रोकना, ठीक है। और दिवा स्वप्न करना। मानसिक निदान क्या हो सकता है? चिंता, भय, क्रोध, शोक, ईर्ष्या करना, इन सब की वजह से भी पांडु हो सकता है। संप्राप्ति क्या है? निदानों का अति सेवन, आहारज, विहारज या मानसिक प्रकोपित दोष मुख्यतः पित्त होता है। हृदय में स्थित 10 धमनियों में दोषों का प्रवेश होता है। संपूर्ण शरीर में दोषों का प्रसरण होता है रस और रक्त के थ्रू। त्वचा और मांस के बीच स्थित रस और रक्त धातुओं को दूषित करता है, जिसके बाद धातुओं में शिथिलता और ओज रक्त में त्वचा का क्षय हो जाता है, जिसमें त्वचा का वर्ण फीका पड़ जाता है या पांडु वर्ण का हो जाता है, जिसकी वजह से पांडु रोग उसे कहते हैं और पांडु रोग की उत्पत्ति हो जाती है। संप्राप्ति घटक एक बार देख लेंगे। दोष पित्त प्रधान है, दूसरे रस, रक्त और मांस है, मेन रस और रक्त है, अधिष्ठान हृदय, 10 धमनियां और संपूर्ण त्वचा है, चतुर्दुष्टि संघ है और फिर उसका विमार गमन हो जाता है और अन्य तो मंद है ही। पांडु के प्रकार 5 होते हैं। पी से पांडु, पी से 5, पी से पित्तज व्याधि है, ठीक है। ये P3 का इसका फंडा रहता है। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और में भक्षण जन्य पांडु रोग होता है। सामान्य पूर्व रूप इसमें हृदय स्पंदन, त्वग्रूपता, छठीवन, गात्रसाद, अंद्वेष रहता है, जिसमें सामान्य रूप यानी सामान्य लक्षण श्रम और क्लम है, कर्ण श्वेद है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अग्निमांद तो हो ही जाते हैं, दौर्बल्य है, शोफ है और अल्प रक्तता की वजह से नेत्र, दाह, जिह्वा, ओष्ठ कवच श्वेत या पीला पड़ जाता है। भेद अनुसार इसके लक्षण आप पढ़ लेंगे। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। मृत भक्षण जन्य मैं बता देती हूँ। कषाय मिट्टी खाने से वात का, ये चीज याद कर लेंगे। ये तो हमने वैसे रोग निदान में भी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ना जरूरी है कि कषाय मिट्टी खाने से वात का, ऊषर यानी नमकीन से पित्त का और मधुर मिट्टी से कफ का प्रकोप होता है। मिट्टी इंटेस्टाइन में जाकर श्रोतसों को ब्लॉक कर देती है, जहां पर उसका ठीक से पाचन नहीं हो पाता, जहां पर वो आम की उत्पत्ति करती है। पैर, चेहरे और नाभि प्रदेश में भारी सूजन आ जाती है, कृमि रोग हो जाते हैं और मल में रक्त आने लगता है। यानी उत्तर इन्होंने बता दिया कि कितनी क्रिटिकल कंडीशन इसमें हो सकती है। उपद्रव क्या हो सकता है? यदि पांडु की चिकित्सा ना की जाए तो सबसे पहले तो कामला हो जाएगा, शोथ हो जाएगा, छर्दी, अतिसार और ज्वर और का श्वास। अब हम देखते हैं कि इसमें चिकित्सा क्या करनी चाहिए। चिकित्सा के लिए सबसे पहले मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि पांडु किसका रोग है? रस व श्रोतोदुष्टि का रोग है, जिसका कारण क्या होता है? गुरु शीतम, अति स्निग्धम, अति मात्रम, समशनताम, रस वाहिनी दुष्यंती, चिंतनाम च अति चिंतनात्। यानी गुरु आहार का सेवन ज्यादा करने से, शीत, अति स्निग्ध भोजन, अति मात्रा में भोजन या समशन भोजन की वजह से रस व श्रोतस की दृष्टि होती है, या फिर अधिक चिंता करने से भी, ठीक है। ये इन्होंने अलग से कहा है तो इसे अलग से ही याद करना पड़ेगा कि ज्यादा चिंता करोगे तो भी रस की दृष्टि हो सकती है। अब इसका लक्षण क्या होता है? पेज नंबर 6 पे है। तो ये बुक में मैंने लिखा है कि पेज नंबर 6 का है, जिसमें क्या है? अरुचि, आलस्य और मुख वैरस्य हो जाएगा। आपके गात्र
भारीपन, गुरुता, गौरव, ठीक है, आलस्य, रुचि, ये सारे मोस्टली कफ के लक्षण आपको इसमें मिल जाएंगे। इसकी चिकित्सा क्या है? रसजानाम विकाराणाम सर्वम लंघनम औषधम। इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी रस प्रदोषज विकार हैं, यानी रस व स्रोतस के, उनका सर्व चिकित्सा क्या है? सर्व औषध क्या है? लंघन है, यानी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उसकी लंघन होती है। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने पांडु रोग पर, जिसमें इन्होंने बता दिया ये वाला श्लोक याद नहीं करना है, जितना मैंने बताया उतना करना है। मुख्य चिकित्सा लंघन है, विरेचन और वमन है, और उचित आहार विहार है। मैं बताऊंगी कि क्या होता है, ये मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र क्या है। सबसे पहले चिकित्सा सूत्र की बात करें, चिकित्सा की नहीं, तो चिकित्सा सूत्र में सबसे पहले चिकित्सा का मुख्य चरण स्नेहन कराओ। घृत, जैसे दाड़िम आदि घृत का प्रयोग करके शरीर को स्निग्ध करना। उसके बाद तीक्ष्ण वमन और विरेचन द्वारा दोषों को बाहर निकालना, परंतु ध्यान रहे कि शरीर अत्यधिक दुर्बल ना हो, इसके लिए मृदु संशोधन का विधान है। यानी संशोधन और वमन विरेचन कराओ, बट मृदु कराओ, ठीक है, तीक्ष्ण नहीं। संसर्जन कर्म शुद्धि के पश्चात दीपन पाचन कराओ। उसके बाद शमन और धातुवर्धन, तिक्त मधुर रस युक्त औषध का सेवन, घृत मिश्रित योगों का प्रयोग और रसायन का प्रयोग इसमें करना चाहिए। षट क्रिया काल में ये क्या बोल रहे हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, सारी बातें सेम है। संचय हो रहा है दोष का, यानी पित्त का, तो पित्त का कोष्ठ में संचय होगा, जिसकी वजह से अग्निमांद होगी, अम्ल उद्गार आएगी। तो इसमें क्या आपकी चिकित्सा हो जाएगी कि निदान परिवर्जन करो, पित्त रस का सेवन करो और दीपन औषधियों का सेवन करो। सेम ऐसे ये 6 हैं, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। जो मेन चिकित्सा पर मैं फोकस करती हूँ वो ये आता है कि सबसे पहले स्नेह स्वेदन कराओ, उसके बाद वमन और विरेचन कराओ, उसके बाद शमन करो और लौह कल्प का प्रयोग करो, क्योंकि पांडु है, आयरन की कमी है। और चतुर्थ में पुनः आवृत्ति रोकने के लिए, पुनरावृत्ति यानी वापस से ये पांडु ना हो, इसकी वजह से रसायन का प्रयोग किया जाता है। रसायन कौन सा? शिलाजतु रसायन या च्यवनप्राश। शिलाजतु क्यों? क्योंकि वो श्रोतक का जो अवरोध होता है उसे खोल देता है, ठीक है, और बल का वर्धन करता है। और च्यवनप्राश और द्राक्ष रसायन क्यों? रक्त की शुद्धि करता है, ओज का वर्धन करता है। पथ्य अपथ्य याद करना भी इंपॉर्टेंट है। शाली चावल, मूंग की दाल, जौ, घृत, अनार, द्राक्षा, पटोल, तिक्त सब्जियां, तक्र, लोह पात्र में सिद्ध जल, ये सारी चीज आपके लिए पथ्य है। अपथ्य हो जाएगा अधिक आम्ल, लवण, कटुरस, विदाही, अन्न, विरुद्ध आहार, मृतिका भक्षण यानी मिट्टी खाना, दिवा स्वप्न, अत्यधिक श्रम और चिंता, ये सारी चीजें आपके लिए अपथ्य है, जो कि निदान का ही, जो हमने निदान में पढ़ा कि ये चीज कॉज कर रहा है फंड, तो वो हमें नहीं करना है। प्रमुख औषध कल्प हम देखने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से क्या क्या चीजें हम देते हैं। एकल औषधि यानी जिसमें एक औषधि है, आंवले की स्वरस दे दो, नीम पत्र स्वरस दे दो और हरित की चूर्ण दे दो, सब एक एक है। क्वाथ कौन सा दे सकते हैं? फांट, पत्रिकादि क्वाथ, पुनर्नवाष्टक क्वाथ, चूर्ण योग, त्रिफला चूर्ण, मधुयष्टि चूर्ण। रस भस्म क्या दे सकते हैं? नवयस लौ, धात्री लौ, पुनर्नवादि मंडूर और लौह भस्म। अवलेह, च्यवनप्राश या द्राक्ष अवलेह, आसव अरिष्ट, धात्री अरिष्ट और लौह आसव आप इसमें दे सकते हो। फिर हम बात करते हैं इसके डिटेल की कि प्रमुख औषध कल्प का विस्तृत वर्णन, डिटेल फॉर्मुलेशंस के कब देना है, कैसे देना है, किसके साथ देना है, क्या अनुपान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नवयस लौह, ठीक है। इसमें ट्रिक भी मैंने बनाई थी कि इसके 6 नाम ही नहीं याद करने के लिए, तो वो ये है कि नव टैप लो, टैप होता है ना टंकी, नव टैप लो, पुनः द्राक्षा की दादी के लिए, ठीक है। ये ट्रिक है, देखो मैं समझाती हूँ। इसकी ट्रिक ये है कि नव यानी नई टैप, टैप लो, नई टंकी लो, पुनः किसके लिए? द्राक्षा की दादी के लिए। तो नव से आ जाएगा नव अयस लौह, टैप से आ जाएगा ताप्यादि लौह, लो से आ जाएगा लौह आसव, पुनः से आ जाएगा पुनर्नवा मंडूर, द्राक्षा से आ जाएगा द्राक्षा अवलेह,
और दी के लिए आ जाएगा दाडिम आदि घृत। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नव अयस्क चूर्ण की, जिसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम दिन में 2 बार है। अनुपान मधु के साथ या घृत के साथ अथवा गुनगुना जल के साथ। औषध सेवन काल भोजन के पश्चात है। फलश्रुति क्या होता है? पांडु रोग, हृदय रोग, कुष्ठ, अर्श, कामला में ये यूज होता है। और इसमें जो मेन इसका काम है नव अयस्क लोग, लीवर यकृत उत्तेजक है, ठीक है, और रक्त बनाने में सहायक है। ताप्य आदि लौह, इसमें ताप्य का मतलब होता है स्वर्ण माक्षिक, जिसकी मात्रा लौह की मात्रा मोस्टली 1 से 2 रत्ती रहेगी। और अनुपान इसका मधु, घृत अथवा जल रहेगा। औषध सेवन काल प्रातः एवं सायं, भोजन के पूर्व या मध्य में। फलश्रुति इसका पांडु, कामला, जीर्ण, ज्वर, प्रमेय, मंदाग्नि, ये सब रटना नहीं है, बस इसे समझ लो कि मोस्टली पांडु में तो यूज होगा। पांडु के इर्द गिर्द जो भी आपको समझ आए वो लिख देना। लौ आसव की बात करते हैं तो आसव है, तो आसव वर्ष की मात्रा 12 से 24 ml होती है। तो इसे इसमें लिखा है 15 से 30 या 12 से 24, दोनों की बात बराबर जल के साथ लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। औषध सेवन काल भोजन के बाद लिया जाता है। फलश्रुति जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। पांडु, शोथ, पीहोदर, कुष्ठ, जीर्ण, ज्वर, अरुचि आदि में यूज होता है। पुनर्नवार्धी मंडूल, मात्रा इसकी 1 से 2 वटी होती है, यानी 500 से 1 ग्राम। अनुपान इसका तकर या गुनगुना जल है। औषध सेवन काल भोजन के पूर्व या भोजन के पाचन के समय। फलश्रुति क्या हो जाएगा? शोथ है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ है, ये चीज अंडरलाइन कर लेना, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पुनर्नवा मंडूर किस चीज में सर्वश्रेष्ठ है? कि जब पांडु रोग के साथ शोथ हो। इसके अतिरिक्त प्लीहा, वृद्धि, यकृत विकार और उदर रोग में ही परम हितकारी है। दाड़िमादिक घृत क्या है? कि इसकी मात्रा, घृत की मात्रा मोस्टली 12 ग्राम होती है, ये मैंने आपको बताया था न्यूट्रास्यूटिकल्स वाली वीडियो में, ठीक है। अनुपान इसका गुनगुना जल या फिर कुपोषण दूर हो जाएगा। औषध सेवन काल सूर्योदय के समय, ठीक है। निराहार यानी खाली पेट। फलश्रुति पांडु, मंदाग्नि, श्वास, कास, गड़बे, पांडु। देखो इसमें इन्होंने बोला है कि किस में लेना चाहिए। देखो क्योंकि घृत ना एक बिल्कुल मृदु औषध है, तो इसलिए इसे किस में यूज किया जाता है? गर्भिणी के पांडु में, जिसमें प्रेगनेंसी में जिनको एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्राक्षा। द्राक्षा अवलेह की मात्रा इसमें 6 से 12 ग्राम होती है, क्योंकि मोस्टली 12 ग्राम ही अवलेह की मात्रा हम पढ़ते हैं। अनुपान को उष्ण जल मोस्टली इसका रहता है, दूध या जल। औषध सेवन काल खाली पेट लिया जाता है या भोजन के बाद। फलश्रुति पांडु, कामला, हलीमक, अम्लपित्त को समूल नष्ट करता है, जड़ से खत्म करता है। पचशामक है, कोष्ठ की शुद्धि करता है। बल्य है, देखो जितने भी अवलेह होते हैं ये मैंने इतनी बार आपको बता दिया है। बल्य है, ऊर्जवर्धक होता है, काश श्वास को कम करता है, यहाँ पर पांडु को भी कम कर रहे हैं, तो ये चीज याद रखिए। अब हम इसके PYQs देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ पांडु। पांडु के 5 टाइप्स होते हैं एंड राइट डिटेल अबाउट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मैंने आपको पूरा बता दिया कि 6 तो वो हो गए जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि टंकी लेनी है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज राइट टाइप्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पांडु व्याधि एज पर आयुर्वेद एंड मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से आप बता दोगे कि आपको क्या देना है। आयरन टैबलेट दे देना। विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, विटामिन D तो कम नहीं है, क्योंकि आपको तो फिर टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो मोस्टली विटामिन B12 की वजह से भी पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। और आयरन हम देंगे फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस बिस्ग्लाइसिनेट, जो भी हमें उसका देखना पड़ेगा कि उसका गट कैसा है, कितनी वो 50 mg देनी है या 100 mg से देनी है, तो वो सारी बात की बात है। इतना आयुर्वेद पर्सपेक्टिव समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। टाटा बाय बाय।